नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद शिवांगी में। दोस्तों, चाँदपुर की चंदा उपन्यास के अध्ययन के सफ़र में हमने पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां अध्याय। गांव का दक्षिण टोला यही माटी और ईंट की खूबसूरत कलाकारी से बना एक और घर है। घर के आगे खूब लंबा चौड़ा दलान और दलान के आगे बाउंड्री वाल से सटा एक बड़ा सा दरवाज़ा खड़ा है। कुछ साल पहले तक इस दलान की सुबह मानस की चौपाइयों से शुरू होती थी, दोपहर जवानों के रंगीन किस्सों से और शाम होते होते छोटे बच्चों के खेल तमाशे शुरू हो जाते थे। अंधेरा होते ही नीम के पेड़ पर कोयल राग यमन गाने बैठ जाती, नन्ही गौरैया फुदकना भूल जाती, कबूतर न जाने किस देश से लौट आते। रात होते होते 3-4 कुत्ते इसकी रखवाली में भौं भौं करने लगते। इसके अलावा हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा आता कि यहाँ पुराने नेताओं की गर्दन पर हाथ रखकर राजनीति के दांव पैंतरे सिखाए जाते। नए नेताओं को राजनीति के खेत में सांड की तरह दाग कर छोड़ दिया जाता। गांव के प्रधान हो या ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या फिर विधायक सांसद, चुनाव के पहले सबको इस अखाड़े में हाजिरी देनी पड़ती। लेकिन जैसे किसी चीज़ की एक मियाद होती है, वैसे ही इस घर और दलान के सुनहरे दौर की एक मियाद थी। कहते हैं इस घर के मालिक जंग बहादुर सिंह के 3 लड़के इंजीनियर हो गए। गांव जवार में हल्ला हो गया, मास्टर साहब का तो भाग जाग गया रे। देखते ही देखते आप लोग अपनी बेटी ब्याहने के लिए इस दालान में दौड़ने लगे। तीनों की शादी खूब दहेज लेकर धूमधाम से की गई। तीनों के बाल बच्चे शहर में ही पढ़ने लिखने लगे और धीरे धीरे तीनों ने चाँदपुर आना जाना बंद कर दिया। बेटी तो थी नहीं, अपने पत्नी लीलावती के साथ चाँदपुर में रह गए। जंग बहादुर सिंह का शरीर रोगों से घिरने लगा। चश्मे के नंबर और दवाइयों के डिब्बे बढ़ने लगे। तभी हुआ एक बवाल। जमीन के एक टुकड़े पर कुछ दयाद पटीदार की नज़र टेढ़ी हो गई। जंग बहादुर सिंह को अकेला और बीमार समझकर पुराना हिसाब निपटाने का अवसर मिल गया। देखते ही देखते खेत के एक हिस्से पर पटीदारों ने अवैध कब्जा कर लिया। मामला थाना, कोर्ट कचहरी, लखनऊ हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन इस दलान के आशीर्वाद से नेता बने कुछ लोगों ने इसकी सुध ली, न ही जंग बहादुर सिंह का हाल चाल लिया। जंग बहादुर सिंह शरीर के रोग और दयाद पटीदार दोनों से अकेले मुकदमा लड़ते रहे। 5 साल के मुकदमे में जमीन तो किसी काम नहीं हो सकी, लेकिन कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने के कारण जंग बहादुर सिंह का गांव में एक नया नामकरण हो गया, मुकदमा बाबा उर्फ झांझा बाबा। आज वो इसी नाम से गांव में जाने जाते हैं। 6 फीट की ऊंचाई, खद्दर का कुर्ता और सदरी पहनकर पान खाने वाले 74 साल के बाबा की इज्जत कुछ ऐसी है कि रास्ते में खड़े लौंडे लफाड़े उनको देखते ही सावधान की मुद्रा में हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग पान की दुकानों से हट जाते हैं। लड़कियां दुपट्टा ठीक करके मुंह बंद कर लेती हैं। औरतें पल्लू सीधा करके प्रणाम बाबूजी कहती हैं। लेकिन अपने घर में पूछिए मत। बड़े बेटे ने दिल्ली में घर बनवा लिया है, छोटे बेटे ने बेंगलोर में और मझिला बेटा मुंबई में घर लेने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल गर्मी की बात है, बाबा अपने दिल्ली वाले लड़के के घर गए थे। साथ में पत्नी लीलावती भी थी। एक रात बाबा की तबीयत खराब हो गई तो बड़े बेटे सुधीर ने उनको समझाया, पापा अब अम्मा के साथ यहीं रह जाइए। जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए कब तक ज्ञान देते रहेंगे। झाझा बाबा ने आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर निढाल होकर गिर गए, मानो इन बातों का कोई खास असर न पड़ा हो। लेकिन कुछ दिन बाद दवाई का असर होने लगा। बाबा की तंदुरुस्ती लौटने लगी। चलने फिरने, बोलने बतियाने लायक जैसे ही हुए कि वातानुकूलित कमरे को उनको काटने लगे। 2-3 कमरों में सिमट चुका जीवन उनको ही धिक्कारने लगा। रात को बाबा ने एक भयावह सपना देखा कि कुछ लोग उनके घर को तोड़ रहे हैं, कुछ लोग दलान को। तभी जोर की तूफानी बारिश आ गई। बारिश में घर की दीवारें गिरने लगी हैं। सुबह होते ही कुछ लोग चौखट में लगी 100 साल पुरानी लकड़ी के लिए मारा मारी कर रहे हैं। कुछ लोग नीम के पेड़ को काट रहे हैं। नीम के पेड़ पर बैठी कोयल रो रही है। उसके आंसू पोंछने के लिए न गौरैया बची है, न ही कबूतर। मानस की पोथी और तुलसी जी के माला को कुत्तों ने नोचना शुरू कर दिया। बाबा की झट से नींद खुल गई और ऐसी खुली कि 4 दिन नींद ही नहीं आई। आखिरकार वो एक दिन आ गया बाद जब बहू बेटे के ऑफिस जाने से पहले ही बाबा ने कहा, मर जाएंगे लेकिन अपनी पुरखों की माटी, अपनी जड़ को नहीं छोड़ेंगे। हमारा टिकट कटा दो, हम चाँदपुर जाएंगे। हुई आफत, बहू नाराज होकर ऑफिस चली गई। बड़े बेटे ने छोटे भाई को फ़ोन किया, छोटे ने मझले की वाइफ ने छोटे बेटे को वाइफ से झगड़ा किया और आखिरकार एक कंपनी में HR संभालने वाली सबसे बड़ी बहू ने खाना देते हुए एक फैसला सुना दिया। क्या करेंगे पुरखों की माटी लेकर? वहीं न एक पुराना घर
एक आम का बगीचा, 4 बीघा खेत जो हर साल बाढ़ में डूब जाता है। हम तो कब से कह रहे हैं कि बेच दीजिए, हम लोग नौकरी करें कि ज़मीन का मुकदमा लड़ें कि आपकी दवाई करवाएं। बाबा चुप रह गए, क्या बोलते। बड़े बेटे ने सांझ को खाने की मेज़ पर एक बार फिर कहा, देखिए पापा, आप गांव जाएंगे तो हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। आप बीमार पड़ेंगे, कौन यहाँ से देखने जाएगा। इतनी फुर्सत नहीं हमें, यहाँ आराम से रहिए, हमें भी रहने दीजिए। बाबा उस रात न कुछ बोल सके, न खा सके, न सो सके। सबसे महंगे गद्दे पर लेट कर गाँव की टूटी खटिया का ओरछन याद आया। एसी से निकलते ठंडी हवा में शरीर पसीने पसीने होने लगा। महंगे टाइल्स से सुसज्जित बाथरूम में नहाते हुए सरयू नदी का घाट याद आया। खेदन की दुकान पर होने वाली वो सांझ की बदकही, वो अपना प्राइमरी स्कूल। आंखों के सामने सरजू की कछार पर पसरी और माटी और डेंगी में बैठकर विदेशिया गीत गाता हिरमना मला। बाबा के दिल से हुक उठने लगी। हम बाप दादा की माटी बेच दें, ये दिन दिखने से पहले उंगलियां गलकर गिर न जाए। मेरी अगले दिन की बात है। बहू बेटे ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। घर में बची थी तो उनकी धर्मपत्नी लीलावती देवी बाबा से कहने लगी, ए जी, हमको भी एक क्षण निक नहीं लग रहा है। ई न सबका बोली, न पहनवावा, न रहन सहन। भर दिन बनौली मुर्गी जैसे कभी इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस खिड़की में टहलते रहो। मन उबिया रहा। कितना हुलास से आए थे कि चलो बेटा पतों के संग रहेंगे, नाती को राजा रानी की कथा कहानी सुनाएंगे, गुड्डा गुड़िया बनाकर संग में खेलेंगे और 2 रोटी खाकर राम राम भजेंगे तो बुढ़ौती कट जाएगा। लेकिन ये सब तो कंप्यूटर की कहानी सुन रहे हैं, उस पर खेल रहे हैं। अब गुड़िया की कथा कहानी और खेल इनको कहाँ ठीक लगेगा। बाबा ने सर झुका लिया। लीलावती का चेहरा उतर आया। बाबा की आंखें रोने न लगें इसलिए लीलावती ने फिर समझाया, ए जी छोड़िए चांदपुर, ज़्यादा दिन अब जीना नहीं है। कुछ साल की बात है, मिलकर यहीं काट लेंगे। बाबा भड़क गए, पगला गई हो का? कुछ साल? हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे। तुमको रहना है तो 3 महीने दिल्ली, 4 महीने मुंबई और 5 महीने बेंगलोर रहो। हमसे अब यहाँ एक क्षण न रहा जाएगा। लीलावती रोने लगी। बाबा फिर गरजे, चुप रहो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मर जाएंगे तो ये बेहूदे नहीं आएंगे ना आए। मरने के बाद कौन देखने आता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन इनके और तुम्हारे कहने से हम अपने पुरखों की माटी नहीं बेचेंगे। लीलावती खामोश हो गई। आंखों से निकलते आंसू तेज हो गए। लेकिन बाबा के तो धुन के पक्के। अगले दिन झूला उठाया और स्वतंत्रता सेनानी की जनरल बोगी में बैठकर चांदपुर आ गए। तीनों बेटे इस पागलपन पर हैरान रह गए। लीलावती के रोने का ठिकाना न रहा। इधर किट्टी पार्टी में गई बड़ी बहू को कॉलोनी की भाभियों ने लिपस्टिक ठीक करते हुए सांत्वना दिया, लीव इट यार, लेट्स एंजॉय। यू नो मैं तो पीकू के डैडी से कहती हूँ कि यार तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। ये सो कॉल्ड ब्लडी संस्कार हमसे न झेला जाएगा। ये दिन भर बच्चों को देखो, रात को तुमको झेलो और फिर ऊपर से दिन भर तुम्हारे पेरेंट्स को दवाई दो। और ये पेरेंट्स लोग, उफ, ये लोग चलते फिरते सीसीटीवी कैमरे हैं यार, पर्सनल स्पेस की वाट लगा देते हैं। फक इट। इतना सुनते ही एक लेडी ने अपने तंग कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, सेम हेयर टीना डार्लिंग, लीव इट, चीयर्स। फिर शीशे की महंगी गिलासों में बर्फ छलकने लगे और इधर झांझा बाबा के टूटे चश्मे में पानी। लेकिन गांव तो गांव है। लाख दुश्मन घर की खत्म होती है। रौनक पर हंसे लाख बहू बेटे अपने गांव की उपेक्षा करें, लेकिन गांव के लोग अपने झाझा बाबा को कैसे भूल सकते हैं। चांदपुर चट्टी पर कदम रखते ही हुआ हल्ला, बाबा आ गए रे, बाबा आ गए। देखते ही देखते सुना पड़ा दालान फिर गुलजार हो गया। नीम के सोने पेड़ पर रौनक उतर आई। भूरी दोपहरी में गौरैया ने चहचहाना शुरू कर दिया। सांझ को सोने दालान में सुंदर कांड का आयोजन हुआ। अरसे बाद दक्षिण टोले में ढोलक झाल की आवाज़ गूंजी उठी। बाबा की शांत धमनियों में रक्त का प्रवाह उमड़ने लगा। सालों बाद बाबा ने जोर से गाया, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। पीछे से गांव के हीरामान, दया, दीना, खिदन और रमेश्वर ने ललकार कर जोर से गाया,
जलधि नीध रघुपति दुत बिचारी, मैं मुनाक होई श्रमहारी। बोली बोली बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उस दिन झाझा बाबा का ब्लड प्रेशर शुगर सब ठीक हो गया। प्रसाद खाते ही हुए रमेश्वर ने कहा, बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं, आपको नोएडा दिल्ली में नहीं अब यहीं रहना है। आपके 3 नहीं 30-40 बेटे पतोह इस गांव में अभी जिंदा हैं। फिर तो सुबह से बुजुर्गों की ढलान में बैठकी होने लगी। किस्से और कहावतों का दौर चल निकला। नीम पर कोयल लौट आई। कबूतर और गौरैया ने अपने घोंसले को सजाना शुरू कर दिया। बाबा आज पतोह ने पकौड़ी छाना है। बाबा आज दाल पिठौरी खा लो। बाबा लीजिए आज मालपुआ बना है। बाबा बाबा सुनकर बाबा का मन अघाने लगा। आंखों से सूख के आंसू गिरने लगे। मन सोचने पर विवश हो गया कि ये स्नेह, ये लगाव, ये आत्मीयता और भाव हाड़ मांस की फैक्ट्री बन रहे शहर में संभव था क्या? कभी नहीं। लेकिन गांव में सब लोग एक जैसे तो नहीं है ना। कभी कभार कोई पूछ देता, कभी देता, बाबा बेटों की खबर आई क्या? राम बाबा चश्मा पोंछ कर कहते, छोड़ो भाई, अच्छा होता कि एक बेटी होती, कम से कम बुढ़ौती में अपने बाप का चौखट तो घूम जाती। बस इसी एक बेटी की कसक ने आज चांदपुर की हर बेटी को बाबा की बेटी बना दिया। किसी जात की लड़की की शादी हो, पेंशन आए या नहीं आए, कोई चिंता नहीं। कोई बस कह दे कि बाबा आज वर देखने जाना है तो बाबा हाजिर, चलो चलो। कोई कुछ मांग दे कि बाबा तनी सा आर्थिक मदद चाहिए, लो जी बैंक से पैसे निकाल कर तुरंत हाजिर, ले भाई काम कर बाद में देना। बाबा को अब इसी में आनंद आता है और इसी में सुख मिलता है। फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं। दलान में बैठकर बाबा किसी खसा खतौनी में उलझे हुए। भगवान की कृपा से खूब तेज धूप निकल आई है। नीम के पेड़ के नीचे जल रहे अलाव के धुएं से उसकी पत्तियां हिल रही हैं। तभी मंटू ने द्वार के सामने ब्रेक मार दिया। बाइक झटके लेकर थोड़ा सा फिसलते हुए रुक गई। रमेश्वर भड़क गए, रे बेहुदा, दिखाई नहीं देता क्या? 4 थप्पड़ देंगे, 1 मिनट में सारा सिनेमा का नशा उतर जाएगा। बाबा दलान में बैठकर हंसने लगे। आओ रमेश्वर आओ। छोड़ो भाई, मंटुआ बछरू है अभी, लेकिन ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाए? रमेश्वर ने सामान्य होते हुए कहा, ए बाबा, चलना है दूर तो सोचे कि कौन बार बार जीप या बस बदलेगा, आपको भी दिक्कत होगा, इसलिए एक दिन के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर ली। बाबा मुस्कुरा उठे, अरे पागल, बस जीप का दिक्कत देखा जाएगा तो किसी की बेटी का ब्याह तय होगा, बुड़बक कहीं का। रमेश्वर मुस्कुराने लगे। मंटू सावधान की मुद्रा में जम्हाई लेते हुए बुदबुदाने लगा, हे भगवान, आज इन दो महापुरुषों को झेलने की ताकत देना। इधर बहुत देर तक सोचने के बाद बाबा बोले, ए रमेश्वर, का बाबा, देखो सिकंदरपुर में एक लड़का है, बीएड करके कोचिंग पढ़ाता है, घर का अकेला है, 1-1.5 बीघा खेत है, गांव समाज में इज्जत है, क्या पता राम जी की दया हो, गुड़िया के भाग्य से नौकरी लग जाए। रमेश्वर पेशों पेश में पड़ते हुए ठहर कर बोले, बाबा बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आज जहाँ चलना है वहाँ मामला सेट है। लड़का बलिया विकास भवन में समाज कल्याण विभाग में चपरासी है, सरकारी नौकरी है, ऊपर से गांव भर में हल्ला है कि तनख्वाह से ज़्यादा तो ऊपर वार कमाता है। इतना सुनकर बाबा बेचैन हो गए। पागल हो गए हो क्या? चपरासी से गुड़िया की शादी होगी? हम जो कह रहे हैं सुनो, सिकंदरपुर वाले लड़की की समाज में प्रतिष्ठा है। उसका बाप सुखदेव चौधरी मेरे ही साथ रेवती में मास्टर था, इज्जतदार आदमी है, गुड़िया की इज्जत करेगा। रमेश्वर नहीं माने और बाबा के सामने याचना की मुद्रा धारण कर लिए। बाबा आजकल ऐसे हो एमए बीएड बीएड का भरोसा नहीं है। मनोहरा भी बीएससी बीएड करके मैनेजर साहब के इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है। एक दिन रो रो कर कह रहा था कि मैनेजर साहबवा टाइम तो तनख्वाह नहीं देता है और दिन भर इक्के के भेड़ घोड़े की तरह खटाता है। बाबा, सरकारी नौकरी की बातें अलग हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ मामला सिर्फ दहेज में फंस रहा है। आप चलिए, आप दबा के बतियाएंगे, हमको साहस मिलेगा, मामला झट से सेट हो जाएगा। बाबा खामोश रह गए। क्या करते? सामने बेटी के सुखी जीवन की कल्पना में बैठे बाप के माथे पर बैठी चिंता की रेखाओं ने उन्हें सहज बना दिया। चौकी से खड़े होकर बोले, ठीक है, जब नहीं मानोगे तो चलो। रे मंटुआ, कोठारी में से कुर्ता धोती सदरी शाल चश्मा निकालो। बाबा तैयार हो गए। तीनों बेटों के कारण कभी दामाद खोजने की नौबत तो नहीं आई, लेकिन रमेश्वर की गुड़िया उनकी अपनी बेटी से कम थी क्या? बिल्कुल नहीं। घर से निकलते ही गांव के लोग पूछने लगे, कहाँ की तैयारी? रमेश्वर बाबा को लेकर कचहरी चल दिए क्या? बाबा ने रमेश्वर से कान में कहा, किसी से कुछ मत बताना, आजकल गांव में बहुत बियाह कटवा घूम रहे हैं। खेदन की छोटकी बेटी का विवाह नलकुआ इसलिए कटवा दिया कि उसकी बड़की बेटी की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। रमेश्वर ने इस बात की सहमति जताई। हाँ बाबा, एक से बढ़कर एक उखाड़न
चांदपुर में पड़े हैं, मौका मिलते ही जड़ सहित उखाड़ देते हैं। मंटू इन दोनों की बातों को सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। बाइक चांदपुर चट्टी पर आ गई। मंटू ने देखा सुखारी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल रहे हैं। फूकन की दुकान पर गाना बज रहा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी। गाने की लाइन सुनते ही अचानक मंटू का संतुलन बिगड़ गया। आगे का ब्रेक ज़्यादा दब जाने के कारण गाड़ी जरा झोल खा गई। रमेश सर खिसिया उठे, कहा ध्यान ध्यान है रे आवारा। बाबा मंटू को समझाने लगे, संभाल के बबुआ, संभाल के, सामने ध्यान रखो सामने। मंटू गाने को नज़रअंदाज करके सामने देखने लगा। चांदपुर चट्टी का मंजर कुछ अलग रंग में नजर आ रहा था। फजलू बैठकर अपनी बैंड पार्टी की नचनिया के साथ बीड़ी पी रहा था। बैंड पार्टी का गायक गुड्डू रंगीला की होली का रियाज मार रहा था। शायद आज कहीं सट्टा में जाना था, इसलिए बैंड पार्टी का ड्रेस धूप में सुखाया जा रहा था। युवा नेता WG पान की दुकान पर अपने आने वाले बोर्ड की परीक्षा के साथ ग्राम प्रधान इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे। 2 आदमी और 2 कुत्ते खेदन की चाय की दुकान पर बैठे थे और कवि अलगू आतिश उर्फ डुकारी उर्फ चिंगारी जी का एकल काव्य पाठ जारी था। बाबा ने कहा, मंटुआ गाड़ी रोको और बजरंगी की दुकान से एक पान लाओ। आज गुड़िया की शादी तय होगी, शुभ घड़ी है, पान खाकर ही कहीं निकलना चाहिए। मंटू बाइक खड़ा करके पान की दुकान की तरफ दौड़ा। रमेश सर पानी निकालने लगे, जा रहे बाबा के लिए पान ले आ। बाबा इस बात से नाराज हो गए, पगला गए का, अब तुम पान का पैसा दोगे जंग बहादुर सिंह को, बुर्बक, गुड़िया हमारी बेटी नहीं है क्या? रमेश सर मुस्कुरा रह गए, मानो ये आश्वस्ति ना हो, कोई संजीवनी हो जो मुरझाए मन को जिंदा कर रही हो। मंटू दौड़ा पान लेने चला गया। तभी बाबा रमेश सर के कान में कहा, ए रमेश सर। हाँ बाबा, हम सुखरिया डॉक्टर की गांव में बड़ी शिकायत सुन रहे हैं। का तो ये ननकुआ बो से फंस गया है, सही बात है क्या? रमेश सर पास खड़े कुत्ते को पैर से खदेड़ते हुए बोले, बाबा घोर भट्ट युग चल रहा है। ननकुआ जब से फरीदाबाद नौकरी करने गया है, तब से ननकुआ वो प्रधानी चुनाव की तैयारी में लगी है। तभी से ही धुआं उठा है, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। बाबा बोले, जो भी हो, लेकिन सुखरिया का रहन पहले से ही ठीक नहीं था। तो जवार जानता है कि लंगोट का ढीला आदमी है। पहले भी जहाँ क्लिनिक खोला था, वहाँ एक सेठ की छिनार पतों का ब्लाउज खोलते हुए पकड़ा गया था। बड़ी मार मारे थे सब। रमेश सर ने सहमति जताई, बाबा बात तो सही है। ननकुआ वो भी कम रंगीली थोड़े है, बिना लिपस्टिक लगाए तो गोबर भी नहीं था पाथती है। इसी कानाफूसी के बीच मंटू पान लेकर आ गया। बाबा पान लीजिए। बाबा ने पान रमेश सर की तरफ बढ़ाया। बाइक स्टार्ट हो गई और तीनों चल दिए। थोड़ी देर जाकर बाबा ने कहा, ये रमेश सर, लड़की का बाप क्या करता है? रमेश सर बोले, पहले एक भट्ठा की मुनीमी करता था, फिर एक तहसीलदार की गाय चराया, फिर 3-5 करके लड़की को नौकरी लगवा दिया। अब छोटका बड़ लड़के को इंजीनियर बनाने के लिए दिल्ली भेज दिया। बेटी भी है। हाँ, एक बेटी है। तभी तो सोच रहा है कि बेटे का ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लेकर बेटी को दे दे। जमाना बड़ा होशियार है बाबा। बाबा बोले, धीरे चलाओ मंटू, धीरे। दिमाग कहाँ तेरा? सड़क के दोनों तरफ सरसों के खिलते पीले फूलों में खोया मंटू इस डांट के बाद सावधान हो गया। आखिर कैसे कह दे कि दिमाग कहाँ है? कैसे कह दे कि पिंकी ने पहले दिल चुराया था, लेकिन रात को बचा खुचा होश हवास भी चुरा लिया है? तभी अचानक रमेश सर ने मंटू का कंधा दबा दिया। रोक रोक। मंटू ने गियर बदलकर गाड़ी धीमी कर दी। लड़के वालों का गांव आ गया। मंटू ने देखा, गांव के बाहर 3 कमरे का एक निर्माणाधीन मकान है, जिसके आगे बालू, छड़, सीमेंट और ईंट अस्त व्यस्त हालात में बिखरे पड़े हैं। मकान के आगे एक भैंस पूंछ हिला रही है। भैंस की पीठ पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। एक बुजुर्ग लाठी लेकर टूटी हुई पलानी के सामने खटिया पर बैठे हैं। खटिया पर एक कटोरी में चूड़ा और गुड़ रखा है। पास में है ही एक कप सिरप की बोतल है। कुत्ते का एक पिल्ला गुड़ की तरफ ललचाई आंखों से देखते हुए खटिया पर बुजुर्ग के टूटे चप्पल को कुतर रहा है। तभी रमेश सर ने मंटू से कहा, बस यहीं रोक दे। आइए बाबा, आइए, यही वो घर है। बाबा ने चश्मा ठीक किया और बाइक से उतरकर घर का निरीक्षण करने लगे। मंटू सब लड़के की भांति उनके पीछे पीछे चलता रहा। इधर आगे आगे चल रहे रमेश सर ने ऊंची आवाज में पूछा, पाए लगी बाबा, दीनानाथ जी हैं क्या? हम लोग चांदपुर से आए हैं। बुजुर्ग के कानों तक आवाज जाती इसके पहले ही एक व्यक्ति फटी हुई जंगंजी और लुंगी पहनकर घर से बाहर निकल आया। कुर्सी लाइयो रे परदुमवा।
आइए आइए रमेश्वर जी, सुबह से आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। कुर्सी आ गई। लकड़ी की टूटी कुर्सी में उलझी धोती को ठीक करते हुए बाबा बैठ गए। ठीक सामने एक टूटी खटिया पर रमेश्वर और मंटू को भी जगह दी गई। दीनानाथ जी ने इनसे मिलिए, ये हमारे गांव के जंग बहादुर सिंह जी हैं। लोग इनको झाझा बाबा कहते हैं। आप प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। 3 लड़के हैं और तीनों दिल्ली, बॉम्बे, बंगलौर में इंजीनियर हैं। मेरे अपने बाबा जब जिंदा थे तब से इनके परिवार का सहयोग हम सबको मिलता रहता है। दीनानाथ जी ने बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम बाबा। तब तक रमेश्वर की नज़र मंटू पर चली गई। और इनसे मिले, ये हैं गुड़िया की मौसी के लड़के शशि कुमार। इस साल इंटर की परीक्षा देंगे। गोड़ लागो बाबूजी का। मंटू सबके पैर छूने लगा। दीनानाथ मंटू का औचक निरीक्षण करने लगे। तब तो ठीक है, स्वकेंद्र में नकल तो खूब हो रहा है। जब तक मुलायम सिंह जी हैं, खूब बढ़िया मेरिट बनाओ बबुआ। मेरिट बनाकर ही आज हमारे साड़ू का लड़का इंजीनियर हो गया। इसके ब्याह के लिए 8 लाख दहेज, 4 लाख 4 चक्का गाड़ी लेकर लोग उसके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन हमारे साड़ू 12 लाख से 12 पैसा नीचे लेने को तैयार नहीं है। रमेश्वर ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहा, हाँ अब इससे कम क्या चाहिए। आजकल 1 लाख और एक गाड़ी तो सफाई कर्मी मांग रहा है। मिलिट्री पुलिस वाला 5 लाख, मास्टर साहब हो गए तो 10 लाख और डॉक्टर ऑफिसर की तो बातें छोड़िए। दीनानाथ ने प्रतिवाद किया, लेकिन भाई साहब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बड़ा खर्चा है। कम से कम 10-12 लाख न मिले तो क्या फ़ायदा ब्याह करने से। झाझा बाबा को इंजीनियर और दहेज के फायदे की सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं हो रही थी। थोड़ी देर रुक कर पूछे, ई भैंस कहाँ से खरीदे हो दीनानाथ जी? जी कार्तिक के में ददरी मेला से। जी जब बाबूजी ठीक ठाक थे तो 5-6 भैंस रखते थे, लेकिन हम अकेले हैं, क्या करें कि यही है बस। बाबा बड़े गौर से भैंस को देखने के बाद बोले, खूब निमन बाट है, गर्दन पर भी जम रही है। जी बाबा 4 किलो सांझ सवेरे दूध देती है। इसी बीच 2-3 लोग कहीं और से आ गए। दीनानाथ जी खड़े हुए और सबसे परिचय कराने लगे। रमेश्वर जी, ये हमारे चाचा के लड़के मोहन चौधरी, हावड़ा में कपड़े की दुकान है, दो गो ट्रक चला रहा है। इनका भी एक बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। पैर लगे हुआ सबने कहा, आइए मोहन जी बैठिए। तब तक बिस्कुट पानी आ गया था। रमेश्वर पानी पीते हुए बोले, अब काम की बात की जाए, बहुत टाइम हो गया। चांदपुर जाते जाते तो गाय गोरू का समय हो जाएगा। पंडित जी को बुला लीजिए। दीनानाथ बोले, पहले लेन देन तो हो जाए, फिर शायद पर विचार किया जाएगा। लेन देन का नाम सुनते ही झाझा बाबा ने हस्तक्षेप किया, ए दीनानाथ बाबू। हाँ बाबा। का उम्र हुआ तुम्हारा? जी बाबा 52 साल। तो सुनो, हमसे 20-22 साल छोटे हो। जी बाबा। देखो बुजुर्ग का अनुभव ही उसका गहना होता है। जी बाबा, ये तो सही बात है। बाबा मुस्कुराकर बोलने लगे, देखो बबुआ, हमारे घर में एक नहीं 3 इंजीनियर हैं। हम भी तीनों की शादी में खूब दबा कर दहेज लिए, खूब बढ़िया टेंट, सामियाना, नाच बाजा, भोजन पानी में पैसा खर्च किए। लेकिन बबुआ, जिंदगी के इस अंतिम दौर में आकर समझ में आ रहा है कि दहेज 1-2 लाख ऊपर नीचे हो जाए, नाच बाजा में थोड़ा कम खर्चा हो जाए, लेकिन पतों के रहन सहन, स्वभाव, संस्कार से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन यही है। यही ठीक रहेगा तो सारा धन ठीक रहेगा, और ये ठीक नहीं रहा तो तुम्हारे पास बांस भर धन हो जाए, बर्बाद होने में एक क्षण नहीं लगेगा। तुम आंख मूंद कर बेटे का ब्याह करो, गुड़िया जैसी लड़की तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। ये इस बुजुर्ग का वादा है। वाह! रमेश्वर तो बाबा की बात से मन ही मन खुश हो गए, लेकिन दीनानाथ को बाबा की बात बहुत रास नहीं आई। जैसे ही एहसास हुआ कि बुढ़वा कोई नई चाल चलेगा, झट से बोल पड़े, ए बाबा, आपकी बात सोरहुआना सही है, लेकिन हमारा लड़का भी कम रहनदार नहीं है। यही नगरा का एक चौधरी 3 लाख नगद, हीरो होंडा गाड़ी, सोना सिकड़ी, फ्रिज, कूलर, सोफा सब दे रहा था। उसकी भी लड़की बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर और संस्कारी थी। बस हमारी मालकिन को पसंद नहीं आई, क्योंकि एक तो कम पैसा मिल रहा था, ऊपर से हमें लड़की 5 फीट 7 इंच की चाहिए थी। झाझा बाबा चुप हो गए। रमेश्वर दीनानाथ की बात से सहानुभूति प्रकट करने लगे। जी सही बात है। इधर मंटू अभी भी कहीं गुम था, मानो उसे किसी और गैरभाषी देश में जबरदस्ती बैठा दिया गया हो। अचानक झाझा बाबा ने कहा, चौधरी, वैसे आपकी बबुआ कितने तक पढ़े हैं? दीनानाथ इस साल से थोड़े असहज हो गए। अब
अब क्या कहें बाबा, आप शायद न जानते हो, 8 में था तो उसका हाथ टूट गया, नहीं तो पढ़ाई लिखाई तो एकदम फर्स्ट क्लास थी। बीमारी के कारण हाई स्कूल में भी पास न हो पाया। कुछ साल तक एक साहब के यहाँ ड्राइवर था, बस तब तक चपरासी की भर्ती आई तो सिलेक्शन हो गया। रमेश से सहानुभूति प्रकट करते हुए बोले, कोई बात नहीं, जो सरकारी नौकरी आज पा गया उसके आगे PhD के लिए भी लोग भी फेल हैं। दीनानाथ हंसने लगे। तभी अचानक 28 साल के लड़के ने बाइक का ब्रेक मारा। मंटू ने देखा उसके कपार से सरसों तेल चुचुआ रहा है, मुंह गुटखा से सिकुड़ गया। कपड़ा देखकर एहसास हो जाता कि बेचारे को मकर संक्रांति के बाद नहाने का टाइम नहीं मिल पाया। दीनानाथ खुश होकर बोले, ये लीजिए, आ गए विकास बाबू, देख लीजिए अपना दामाद, प्रणाम करो जी, ये लोग चांदपुर से आए हैं। विकास जी ने जबरदस्ती सिर झुकाया और सीधे घर में चले गए। राजा बाबा ने चश्मा निकालकर बड़े गौर से देखने के बाद कहा, चौधरी भैंस का सब दूध मत बेचो, जरा इनको भी पिलाओ। अहिर का बेटा ऐसा दुब्बर होगा तो कैसे काम चलेगा। दीनानाथ ने कहा, बाबा गांव से बलिया आने जाने में ही थक जाता है, जब से नया DM आया काम बहुत बढ़ गया। लीजिए। इसी बीच पंडित जी आ गए। सबने पंडित जी को दंडवत किया। सीताराम जी, सीताराम, बैठिए। पंडित जी बैठिए। अब रमेश्वर बड़े ही कातर स्वर में आवाज़ धीमी करके कहने लगे, देखिए 2.5 लाख एक गाड़ी तो ठीक था, इसी बीच में नाच बाजा, सिकड़ी, सोफा, कूलर, फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, बक्सा, दुनिया भर का सामान भी देना है। बारात की सेवा अलग है, कम से कम आप नाच बाजा संभाल लें तो बड़ी राहत होगी। कुछ भी कम हो जाएगा तो मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। इतना कहकर रमेश्वर हाथ जोड़ लिए। दीनानाथ खामोश हो गए। चाचा बाबा ने कहा, चौधरी देखो, आजकल जिस गांव में रंडी का नाच हो रहा है वह पक्का मार हो रहा है। हर साल हमारे ही गांव में जो होता है। अब ये बताओ कि रमेश्वर बेटी का ब्याह करेंगे कि जाकर नाच बाजा में मारपीट संभालेंगे। अरे टीवी सिनेमा कर दो, रंडी पतुरिया को बुलाकर आजकल गांव में नचवाना खतरे से खाली नहीं है। दीनानाथ बोले, बाबा हमरे ब्याह में 300 में गड़ऊ का नाच हुआ था, तब से हमारा बड़ा शौक है कि बेटे के ब्याह में जिला का सबसे बढ़िया बैंड पार्टी और नाच करेंगे। झाझा बाबा इस तर्क सहमत न हुए। सुनो दीनानाथ और रमेश्वर, न तुम्हारा न इसका, बीच का रास्ता निकालो। 2.25 लाख फाइनल, नाच का बोझ मत डालो। चांदपुर में इतना लौंडे लफाड़ी हैं कि फलजलुआ का नचनिया हर साल भाग जाता है, तो रंडी की नाच कौन संभालेगा। बवाल होगा तो भुगतना तुम दोनों को पड़ेगा। ये बड़ा बुजुर्ग की बात भी माननी चाहिए। इतना सुनते ही रमेश्वर ने अपनी पगड़ी को दीनानाथ के पैर पर रख दिया। बाबा की बात मान लिया जाए दीनानाथ जी, मेरी बेटी अब आपकी बेटी है। दीनानाथ खामोश हो गए और रमेश्वर खुश आनो बाबा को लाना सफल हो गया हो। पंडित जी ने दोनों समधियों का चेहरा पढ़कर पतरा खोल दिया। श्री गणेशाय नमः। शुभ विवाह दिन 29 अप्रैल 2006 का उत्तम है। पंडित जी को दक्षिण और भोजन कराकर विदा किया गया। रमेश्वर, मंटू और झाझा बाबा भी खुश होकर भोजन करने लगे, लेकिन इसी बीच घर के भीतर से 1-2 औरतों की तेज आवाज़ आने लगी। घर में तूफान जैसा चलने लगा। झाझा बाबा ने खाते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी समधिन तो तेज है रे बबुआ रमेश्वर, और दामाद भी कम नहीं है। रमेश्वर पानी पीकर चुप हो गए। भोजन के बाद दीनानाथ घर से निकल आए और बड़े ही कातर स्वर में कहा, देखिए रमेश्वर जी, हमारी मालकिन मान नहीं रही हैं, पैसा बहुत कम हो गया, नाच भी आपको करना पड़ेगा। 2.5 लाख से कम मत करवाइए, नहीं तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। रमेश्वर दांत चियार कर दीनहीन की तरह हाथ जोड़कर खड़े रहे। ठीक है, अब तो दिन तो तय हो गया है, अब तो आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दोनों समधी विदा हुए। चली का समय आ गया। दंड प्रणाम हुआ। झाझा बाबा को धोती से और मंटू को 51 रुपये से विदाई हुई। मंटू ने बाइक चालू करके राहत की 4-5 सांस ली। बाइक चलने लगी। इधर सड़क पर सांझ हो आई थी। सड़क के दोनों तरफ से धुआं उठ रहा था। रास्ते में कुछ दूर आने पर बाबा ने कहा, ये रमेश्वर। हाँ बाबा। ये दीनानाथ चौधरी तो मेहरारू के कंधे पे बंदूक रखकर फायर कर दिया रे। रमेश्वर हारे हुए जुआरी की तरफ हंसने लगे। ये बाबा, खेल खत्म हो गया तो ज़्यादा क्या सोचना, चलिए जो होगा देखा जाएगा। अब 29 अप्रैल का चिंता किया जाए। मंटू के दिल में 29 अप्रैल मचलने लगा। देखते देखते चांदपुर चट्टी करीब आ गई। मंटू ने देखा, सुखारी डॉक्टर की दुकान पर बुखार के मरीज और फूकन की दुकान पर कुछ दिल के मरीज जमा हो चुके थे। उसने गियर बदलकर 2 नंबर लगा दिया। फूकन की दुकान पर गाना बज रहा था, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम।